चलिए दोस्तों, फिर आज डे 12 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज इंटरनल सिक्योरिटी को खत्म कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, पेपर 5 में हमारा एक मेजर टॉपिक और रह जाता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसके भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। प्रतिदिन इसी तरीके से टॉपिक पहले मिलेंगे, फिर उसको पढ़ना है, फिर उसका क्वेश्चन करना है और उसका फीडबैक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है। तो शुरू करें आज का टॉपिक। आज के दो टॉपिक कौन से थे? पहला था हमारा संगठित अपराध, दूसरा आपका था सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं इनकी भूमिका, कैसे ये आंतरिक सुरक्षा को हमारी चुनौती देती हैं। क्लियर? तो ये दोनों टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, यह जो टॉपिक है यहां से क्या कोई क्वेश्चन आया है 2023 वाले पेपर में? तो एक प्रश्न आपका देखिए, संगठित अपराध से जोड़कर जो पूछा गया था वह स्पेशल टास्क फोर्स पर था। तो यूपी एसटीएफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन आपका था संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर की रोल किसका पूछा गया था? स्पेशल टास्क फोर्स का। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें संगठित अपराध के बारे में बता देंगे। और चूंकि हम संगठित अपराध के बारे में अच्छे से पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि क्या इसके अंतर्गत किन किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है वह बताएंगे। और फिर हम यूपी जो एसटीएफ है इसकी भूमिका बता देंगे, यह भी हमने अध्ययन कर लिया है। दोनों को जोड़कर देखो आपका प्रश्न बनाया गया था, लेकिन जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है वह है संगठित अपराध व आतंकवाद। अब इस टॉपिक को हम यहाँ तैयार कर लेंगे। आगे प्रश्न अगर यहाँ से बनाए जाने की गुंजाइश रहेगी तो बहुत अच्छे से उसको आप लिख कर आओगे। शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए भाई, आपसे प्रश्न बनाया गया संगठित अपराध व आतंकवाद पर, तो आप लिखना कैसे शुरू करोगे? तो पहले आप शुरुआत में जब इंट्रो दोगे, भूमिका बनाओगे, तो आप संगठित अपराध के बारे में बताओगे। कोई मानक परिभाषा यदि रहती है तो उससे हमेशा शुरू करने की कोशिश किया कीजिए। तो पहले बताइए संगठित अपराध की कोई मानक परिभाषा आप नोट डाउन करके और लिख लिया करिए। क्या होता है, ये चीजें जो परिभाषाएं होती हैं इनको ही प्रयोग करना होता है आपको, और बार बार जब अपने आंसर में लिखोगे तो ये रट जाएंगे। वही रटने वाली चीजें ही होती हैं बेसिकली। ये रटने वाली क्या, इनके की पॉइंट्स जो होते हैं वो रटने वाले होते हैं। अभी समझ लेंगे। जैसे यहाँ अगर हम संगठित अपराध और आतंकवाद पर लिखेंगे तो पहले हमें संगठित अपराध की परिभाषा दे देनी है, क्या होता है ये, और फिर बताएंगे कि भाई आतंकवाद क्या होता है, इसके बारे में बताते हुए और दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है तो दोनों में संबंध स्थापित करते हुए एक आपको छोटा सा लिंकेज, एक वाक्य दे देना है या एक छोटा पैरा दे देना है। फिर आपको बताना है आगे कि इस संदर्भ में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। भाई गठजोड़ बताते हुए फिर आगे प्रयासों पर आपको फोकस करना है। और क्वेश्चन यदि बनाया जाता है तो जैसे अगर भूमिका पर आता है या प्रयासों पर आता है तो उस संदर्भ में आपको बढ़िया से तैयार करके इस टॉपिक को जाना चाहिए। आपके पास कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स होने चाहिए जिन्हें आप अपनी कॉपी में तुरंत के तुरंत लिख सको। तो शुरू करें भाई। जैसे पहले संगठित अपराध की जब परिभाषा देनी होगी तो अगर गृह मंत्रालय का रेफरेंस देते हुए आप अगर कोई डेफिनेशन अपनी लिखते हो तो आपकी डेफिनेशन का भी क्या होगा, भार बनेगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा वेटेज होगा। जो चेक करने वाला इंसान होगा वह भी कहेगा हाँ कोई अच्छी डेफिनेशन दी गई होगी। चूंकि आप अपने मन से कोई भी लिखकर चले आओगे तो उसका भी वेटेज ज्यादा वो लेगा भी नहीं और नंबर भी आपको बहुत नॉर्मल से देगा। तो आपने जैसे ही लिखा गृह मंत्रालय के अनुसार संगठित अपराध एक निरंतर होने वाली आपराधिक व अवैधानिक गतिविधि है जिसमें व्यक्ति अकेले या गिरोह के सदस्य के रूप में अपराध करता है और कानून व्यवस्था को निशाना बनाते हुए आर्थिक लाभ की प्राप्ति करता है। तो संगठित अपराध आप जानते ही हैं जिसमें मानव तस्करी होती है, हथियारों की तस्करी होती है, वन्य जीवों की तस्करी होती है, ड्रग्स की तस्करी होती है। ये सारे आपके किस क्राइम के अंतर्गत आते हैं? संगठित अपराध के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आपको यह पता है कि गतिविधियों में होता क्या है, उसे ही परिभाषा के रूप में गढ़ दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, कुछ अलग थोड़ी दिया गया है। तो की पॉइंट्स क्या है यहाँ पर देखो, उनको अंडरलाइन भी किया करो। यहाँ एक आपको इंट्रो के माध्यम से यह भी बताने की कोशिश की जाएगी कि कैसे कीवर्ड्स आपको निकालने होते हैं और अंडरलाइन किए जाते हैं। जैसे यहाँ आपराधिक और अवैधानिक गतिविधि है तो भैया ये आप जानते ही हैं, क्रिमिनल एक यह कार्य है और अवैधानिक है, इलीगल है। क्लियर? तो यह आपका की पॉइंट्स यहाँ से मिला। दूसरा कि यहाँ पर या तो व्यक्ति अकेले होगा वह या गिरोह के एक सदस्य के रूप में, कोई एक गिरोह कार्य कर रहा होगा उसके सदस्य के रूप में यह क्राइम किया जाता है। और टारगेट किसे बनाते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आर्थिक लाभ कमाना। बेसिकली जो संगठित अपराध करते हैं उनका अंतिम उद्देश्य क्या है भैया? अधिक से अधिक लाभ कमाना, आर्थिक लाभ कमाना। तो यही तो डेफिनेशन बनाई गई है। अब समझ में आया कि गृह मंत्रालय की जो डेफिनेशन है वहां से हमें याद करने वाले क्या की पॉइंट्स मिले। याद रखना है हमें, आपराधिक अवैधानिक गतिविधि है, अकेले या गिरोह के सदस्य के रूप में काम करेगा इसमें व्यक्ति और निशाना बनाएगा कानून व्यवस्था को, साथ ही साथ आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से। ये की पॉइंट्स होते हैं। स्वाभाविक सी बात है आपको डेफिनेशन रट जाएगी।
फिर आएंगे आतंकवाद पर। तो देखो यार, आतंकवाद को अभी कोई विशेष तरीके से कोई परिभाषा इसकी गढ़ी नहीं गई है, लेकिन फिर भी कुछ संगठनों के द्वारा इसको परिभाषित किया जाता है। उस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ बोलता है कि लोगों को भयभीत करना या सरकार के किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन को कार्य करने या ना करने के उद्देश्य से नागरिकों को या निहत्थे लोगों को मारने या शारीरिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य किया गया कार्य ही आपका आतंकवाद कहलाता है। तो यह आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आतंकवाद को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो आपने रेफरेंस दे दिया संयुक्त राष्ट्र संघ का, यहाँ रेफरेंस दे दिया आपने गृह मंत्रालय का। इसी तरीके से कोई सरकारी संगठन है, सरकारी मंत्रालय है, कोई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है, कोई राष्ट्रीय रिपोर्ट है, इनको अगर रेफरेंस देते हुए और इनकी परिभाषा जो इनके द्वारा दी जाती गढ़ी जाती है वह आपने अगर इंट्रोडक्शन में शामिल कर दी तो आपका इंट्रोडक्शन A1 हो जाता है एकदम ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन अगर आपसे आएगा संगठित अपराध और आतंकवाद में संबंध दर्शाते हुए ही इसको चुनौती यह कैसे है हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए और इसमें सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो यह पैराग्राफ देखिए लिंकेज का काम करता है, दोनों की आपने परिभाषा घड़ी पहले, फिर बताया संगठित अपराध और आतंकवाद के मध्य सहोपजीवी संबंध होता है। दोनों के मध्य जो सहोपजीवी संबंध है, बोले कैसे, बोलोगे क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं आपकी, जितनी भी आपकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, या डेमोक्रेटिक जितने वैल्यूज हैं आपके, या रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन, इन सभी को ही ये निशाना बनाते हैं। दोनों के कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसीलिए दोनों में सहोपजीवी संबंध होता है। क्लियर। इस तरीके का लिंकेज एक सेंटेंस या एक वाक्य बनाते हुए आपको अपने प्रश्न की डिमांड पर पहुंच जाना है और दोनों में गठजोड़ दिखाना है। किस तरीके से, देखो संगठित अपराध में जो मानव तस्करी होती है उसका संबंध सीधा आतंकवाद से होता है। क्लियर। अब मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, नार्को आतंकवाद हो गया। नार्को आतंकवाद समझ रहे हो ना, जैसे कुछ आपके ऐसे होते हैं पौधे जो प्रतिबंधित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो अफीम का पेड़, यदि इसको मेडिसिन के पर्पज से उगाया जाए तो इसको मना नहीं करती है सरकार, है ना, परमिशन दे देती है। लेकिन अगर इसका प्रयोग ड्रग्स के रूप में किया जाएगा, है ना, तो उसको सरकार प्रतिबंधित करती है और गैर कानूनी बताती है। और इस संदर्भ में ही जो आपका इन पौधों की तस्करी की जाती है जो, या मादक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह नार्को आतंकवाद के अंतर्गत इसकी श्रेणी में रखा जाता है। फिर बौद्धिक संपदा अधिकार और आतंकवाद हो गया, साथ ही ड्रग हथियारों की तस्करी, साथ ही साथ आपका गैंगस्टर और जितने माफिया गिरोह हैं इनके द्वारा इस संगठित अपराध को या आतंकवाद को क्या दिया जाता है, पनाह दी जाती है। क्लियर। तो ये सारी आपको गठजोड़ के संदर्भ में पॉइंट्स बताते हुए फिर अपने मुख्य भाग पर आ जाना है कि इस गठजोड़ के विरुद्ध सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब कदम के संदर्भ में प्रयासों के स्तर पर जब भी आपको लिखने को आता है तो इतना हमने पीछे 11 दिन हो चुके हैं, एक इंसाइट डेवलप हो गया होगा। अगर प्रयासों के स्तर पर लिखना है तो तुरंत हमारे दिमाग में फ्रेमिंग कैसे चलेगी, विधायी स्तर पर उपाय सोचेंगे हम, संस्थागत स्तर पर सोचेंगे, नीतिगत स्तर पर सोचेंगे, विकासात्मक स्तर पर सोचेंगे, फिर और कोई प्रोग्राम अभियान सोचेंगे, कोई केस स्टडी होगी वह सोचेंगे। इस संदर्भ में हमारे पास 6 से 7 पॉइंट आ जाएंगे और यही लिख देना है आपको, इतना ही टाइम होता है लिखने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही संगठित अपराध और आतंकवाद का जो गठजोड़ बना हुआ है, इस संदर्भ में सरकार इसे खत्म करने के लिए क्या प्रयास कर रही है। तो विधायी स्तर पर आप यूपी कोका, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2017, तो वैधानिक स्तर पर जो सीधा टॉपिक से संबंधित पहला अधिनियम होता है सबसे पहले उसको लिखा करो, फिर जो इनडायरेक्टली संबंधित होते हैं ना उन सभी कानूनों को यहाँ पर शामिल किया करो, वैधानिक स्तर पर जो भी आपको लिखना हुआ करे। ठीक है। तो सीधा संबंध किससे है, इस कानून से है भाई। कोई कार्रवाई की जाएगी अगर संगठित अपराध से संबंधित कोई भी कार्रवाई करनी है तो उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2017 इसके बारे में लिख के आपको आना है, यूपी कोका के रूप में जिसे जाना जाता है। फिर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के बारे में भी लिखना है, क्योंकि अभी हमने देखा कि चुनौती एक हमारे सामने गैंगस्टर और माफिया गिरोह जो होते हैं ये पनाह देते हैं इनको, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। सीधा भैया क्या करो, आप इनके खिलाफ ही कार्रवाई करोगे तो ना ये गैंगस्टर माफिया गिरोह रहेगा और ना ही इनको संगठित अपराध को शरण देने की या पनाह देने की हिम्मत होगी। क्लियर। अब इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के द्वारा नया मैनुअल भी जारी किया गया। इस मैनुअल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें चेंज की गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहा गया है भाई, जैसे जो नाबालिग होगा अगर किसी क्राइम में पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है ना। और इस संदर्भ में एसएचओ वगैरह को भी बोला गया कि आपकी कार्रवाई किस आधार, किस स्तर तक पहुंच चुकी है, कहां तक पहुंची है, इस संदर्भ में आपको लिस्टिंग करनी होगी अपने थाना में। तो थाना अध्यक्ष को भी यह कानून में जो नया मैनुअल आया है इसके तहत बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे क्या किया जा सकेगा, विधायी स्तर पर उपाय खोजने की कोशिश की जा रही है।
फिर आपको एनएसए के बारे में बता देना है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यह कानून भी है हमारे पास। और पीएमएलए हम पीछे पढ़ चुके हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके बारे में भी आपको बताना है। और आईटी एक्ट 2000 के बारे में भी बता देना है। ये सारे कानून हम पीछे पढ़ चुके हैं। और ये सारे कानूनों के बारे में यदि विधायी स्तर पर आपसे आ जाए कि क्या क्या उपाय किए जाते हैं इस अपराध को रोकने के लिए, क्लियर, तो आपको ये सारे कानून आपके दिमाग में होने चाहिए। मोस्टली आप देखिए इन सभी से रूबरू हो गए होंगे। आज आपको नया पढ़ने को यही दो ऊपर वाला मिला होगा, पीछे हम ये तीनों पढ़ चुके हैं। आगे संस्थागत स्तर पर आएगा तो देखो ये सारी संस्थाएं जितनी हैं आपकी खुफिया इकाइयां, जैसे आंतरिक सुरक्षा से सीधा संबंध पहले है आईबी का, आईबी के बारे में बताना है, फिर रा, और फिर आपको नेट ग्रिड। नेट ग्रिड क्या है यह समझ लो, यह एकदम नया होगा, अभी बाकी सारी संस्थाएं आप देख चुके हैं। नेट ग्रिड क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। अब ये जब 2008 का आपका मुंबई अटैक होता है, इसके बाद से देखा गया यार हमारा इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस की कमजोरियां सामने आ गई। और कमजोरियों के संदर्भ में इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो डेटा था, इसके डेटा को लेकर के एक भाई आप जो है प्रश्न चिन्ह लगेगा कि क्या है डेटा सिक्योर नहीं है। इस संदर्भ में ही आतंकवादियों ने बहुत आसानी से घुसपैठ कर दी। तो बोले अगर हम अपने डेटा को लेकर, तो सीधी सी बात है कि हमेशा संदेह में रहते हैं कि हमारा डेटा सुरक्षित है कि नहीं है। अब इंटेलिजेंस का जो डेटा है, जो डेटा बेस है, यह तो सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। तो इसी संदर्भ में प्रयास किया गया, एक यह जो ग्रिड होगा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, यह जो हमारा इंटेलिजेंस डेटा है इसको सेफ एंड सिक्योर रखने का प्रयास करेगा। तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो नेट ग्रिड कहलाता है आपका, इसकी भूमिका समझ में आ गई होगी। तो भाई संस्थागत स्तर पर यह उपाय आपको बता देना है। और एनआईए, एटीएस, एसटीएफ ये सब आप पढ़ चुके हो। अब भाई इसके बारे में समझाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसका रेफरेंस दे रहा हूं कि प्रयासों के स्तर पर लिखना है तो इन सभी पॉइंट्स को शामिल करना है। फिर बताना है कि सीमा जो सुरक्षा है इसको बेहतर करने की जरूरत है। यहाँ मॉनिटरिंग बेहतर मजबूत करो और तकनीक का यहाँ पर प्रयोग करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जितना बेहतर प्रयोग आप सीमा क्षेत्रों में करोगे उतना ही हमारी सीमाएं जितनी हैं, बॉर्डर्स हैं, सुरक्षित रहेंगे। फिर डी रेडिकलाइजेशन की नीति, देखो आतंकवाद के संदर्भ में जो डी रेडिकलाइजेशन, जो आपका रेडिकलाइजेशन है, ये सीधा संबंधित होता है ना, जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ के चलते हमारे यहाँ आतंकियों को क्या हो जाता है, स्लीपर सेल्स मिल जाते हैं यहाँ पर, है ना। बहुत सारे काम आतंकी जो होते हैं, आतंकवादी होते हैं, अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे पाते हैं इस रेडिकलाइजेशन के कारण। तो अब कोई अगर अभियान डी रेडिकलाइजेशन पर अगर चालू किया जाता है और वह सक्सेसफुल रहता है तो उसको लागू करो। एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र में डी रेडिकलाइजेशन पर एक मॉडल लाया गया और काफी सक्सेसफुल रहा। तो इसी तरीके का मॉडल यदि उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाए तो यहाँ भी क्या किया जा सकता है, धार्मिक कट्टरता को, धार्मिक उन्माद को खत्म किया जा सकता है। अब बात करेंगे आगे विकासात्मक उपाय की। क्योंकि ये ऊपर वाले जितने उपाय बताए गए ये तो सतत चलते रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अगर संगठित अपराध और आतंकवाद के गठजोड़ को समाप्त करना है तो यहाँ फोकस ज्यादा करना चाहिए, और सरकार करती भी है विकासात्मक उपाय पर। कैसे भाई, सबसे पहले यहाँ पर अवसंरचनात्मक विकास करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर सड़क, रेलवे या परिवहन के जितने भी साधन हैं इनको डेवलप करो अच्छे से। और स्वास्थ्य और सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं अगर बेहतर कर दोगे तो स्वाभाविक सी बात है इंसान क्राइम क्यों करेगा। बेहतर स्वास्थ्य अगर आपको मिल जाए, बेहतर शिक्षा मिल जाए तो आप कभी भी क्राइम की ओर शिफ्ट होगे ही नहीं, है ना। यह सरकार का प्रयास है। इसी संदर्भ में उस्ताद योजना, आप जानते हैं उस्ताद योजना अल्पसंख्यकों के लिए लाई गई थी। अब अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा डरा हुआ वर्ग रहता है। किसी भी समाज में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की तुलना में अगर क्राइम की ओर किसी को भड़काना है तो आप आसानी से किसे भड़का सकते हो, बोले अल्पसंख्यक वर्ग को। अब इसीलिए सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उस्ताद योजना लेकर आती है, और उस्ताद योजना के तहत ही बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसी संदर्भ में आपको नया सवेरा, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी देने की कोशिश किया करो, सरकार जो विकासात्मक उपाय कर रही है। फिर अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्थापित करो। भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अगर कोई सहयोग मिल रहा है तो आप उसको जरूर बताना है प्रयासों के स्तर पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है आपकी, इसने सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण में उत्तर प्रदेश सरकार को सहयोग किया है। तो यह प्रयासों के स्तर पर आपको ये पॉइंट सारे लिखने हैं। और संगठित अपराध और आतंकवाद, यह टॉपिक बेहद आसान है। संगठित अपराध के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, कौन सी गतिविधियां, फिर इसका गठजोड़ किस रूप में दिखाई देता है, और फिर अंत में आपको प्रयास के स्तर पर बताना है। शुरुआत में आपको दो सॉलिड डेफिनेशन बताई गई हैं कि गृह मंत्रालय के अनुसार जो संगठित अपराध की परिभाषा है वह लिखा दी गई है। अब आतंकवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कैसे परिभाषित किया गया है यह भी बता दिया गया है। देखो ये परिभाषाएं आप भी नोट डाउन कर लेना। और कभी अगर आतंकवाद से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है, भले ही सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आतंकवाद से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ गया तो आप वहां तुरंत लिख सकते हो, भाई आतंकवाद की इसी परिभाषा के साथ शुरू करना।
और अगर संगठित अपराध पर कोई प्रश्न आता है तो गृह मंत्रालय की डिफिनीशन से ही अपने आंसर को शुरू करना है ना। अगला क्या टॉपिक था? अगला टॉपिक था सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका। तो ऊपर वाले टॉपिक पर आज क्वेश्चन मिल जाएगा और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका पर आज एक प्रश्न यहां बनाकर मैं ही डिस्कस कर दे रहा हूं कि किस तरीके से, देखो आपको अगर ऐसे आंसर आता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस पर आंसर कैसे लिखना है। जैसे प्रश्न आया, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका पर चर्चा करो। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारी यह सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं जो कैसे चुनौती बनी हुई हैं, यह दर्शाना है। तो आप पहले फ्रेमवर्क बनाओ, ये नहीं कि तुरंत लिखने बैठ गए, पहले दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाओ। शुरुआत में 4 से 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड जितना लगे, पहले सोचो कि भाई इसका आंसर जब लिखेंगे तो किस आधार पर हम लिखना शुरू करेंगे। पहले हम बता देंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, ठीक है, यह बता सकते हैं। फिर आप बताओगे कि कैसे यह आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बन गई। चूंकि एक बीच में आप कनेक्टिंग वर्ड यह भी जोड़ सकते हो कि भले ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो आई थी, जो लाई गई थी, जितनी आप मान लो एग्जांपल के तौर पर, चाहे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, जो भी आप चलाते हैं, तो क्या इनका ऑब्जेक्टिव आंतरिक सुरक्षा को चुनौती पहुंचाना था? बोले नहीं था। लेकिन फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि लोगों के मध्य संवाद, बेहतर संवाद स्थापित हो सके। सरकार कोई योजना स्कीम लाना चाहती है, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाना चाहती है, तो वह जानकारी स्थापित हो सके। जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ट्विटर का आप प्रयोग करते हो, कोई अगर आपको कदम लगता है कि तानाशाही रूप में लाया गया है ना, सरकार के द्वारा, तो उसको आप बता सकते हो भाई कि यह कदम जो है लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, तो इसके संदर्भ में आप ट्विटर पर अभियान चला सकते हो। ऑब्जेक्टिव तो मेन यही था। तो इसी संदर्भ में आपको बताना है कि हमारी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स थी, तो वो किस संदर्भ में आई थी, यह बताते हुए फिर कैसे यह आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनी, यह बताना है। और फिर समाधान के स्तर पर सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसको बताते हुए आप अपने आंसर को इसको खत्म कर दोगे। तो यही देखो आपका आंसर भूमिका के संदर्भ में आएगा। तो इस तरीके का फ्रेम आपने दिमाग में बनाया, अब लिखना शुरू करोगे। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स की एक छोटी सी डेफिनेशन आपने बनाई 20 से 25 शब्दों की। कोई भी वेब या मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म जो किसी व्यक्ति को या संस्था को परस्पर संवाद करने और उपयोगकर्ताओं को सूचना आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। स्वाभाविक सी बात है, देखो कार्य यही होता है, बस थोड़े बेहतर शब्दों का चयन करते हुए आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। अब चुनौती कैसे बना भाई, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती कैसे बना? आप खुद ही अपने आसपास देखो कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, एग्जांपल ले लो, फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, इसका दुष्प्रयोग कैसे होता है, यह चुनौती कैसे बनता है, कब कब बनता है? जब दुष्प्रचार को बढ़ावा किया जाए, जैसे कोई प्रोपेगेंडा के तहत सरकार या सरकारी नीति को विरोध दर्शाया जाता है, तो वहां पर दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया जाता है, वह भी खतरा है हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए। कोई अफवाह तंत्र को बढ़ावा दिया जाए, जैसे कोई फेक न्यूज फैलाई जाती है, तो जो हमारा सुरक्षा तंत्र है वो अति संवेदनशील हो जाता है ना। कोई फेक न्यूज आपने भड़का दिया लोगों को और उसे रियल मानकर ही कोई विरोध प्रदर्शन कर दिया गया या कोई हिंसा हो गई, तो इस संदर्भ में हमारी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती है कि नहीं है? फिर साइबर अटैक, आपने देखा साइबर जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन उग्रवाद हो, चाहे ऑनलाइन जिहाद हो, इस संदर्भ में ही आपको दिखाई देता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रयोग खूब किया जाता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आजकल बहुत हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हुए बता सकते हो कि यूपी में गजवा ए हिंद जैसी विचारधारा को सोशल मीडिया पर बहुत अधिक प्रसारित किया जाता है भाई। तो इस संदर्भ में बहुत प्रयोग किया जाता है। आपराधिक जनसंपर्क, व्हाट्सएप का प्रयोग बहुत करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में क्या होता है, कॉल ट्रैकिंग की समस्या नहीं आती है ना। तो ये क्या करते हैं, व्हाट्सएप का प्रयोग करते हुए जनसंपर्क स्थापित करते हैं जितने आतंकी होते हैं। और आतंकियों की भर्ती या टेरर फंडिंग पीछे समझाया था, जब डार्क नेट के बारे में बताया था, जब साइबर अपराध पढ़ रहे थे, वहां डार्क नेट के बारे में बताया था कि सामान्य ब्राउजर से यहां तक पहुंच नहीं बना सकती है ना सरकार ना नागरिक। तो आतंकी क्या करते हैं, डार्क नेट का ही प्रयोग करते हैं इस संदर्भ में, और कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। कैसे, अभी कुछ एग्जांपल दे दो। जैसे धारा 370 को लेकर के सीए का मुद्दा उठाया गया, ज्ञान व्यापी मुद्दा है। यूसीसी का या हिजाब का मुद्दा भी इस संदर्भ में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इस आधार पर आपको पता चला ये सारे पॉइंट्स थे हमारे पास। 8-10 पॉइंट्स रहेंगे तो एग्जाम में आपके पास 6 से 7 पॉइंट जरूर आ जाते हैं याद। इस संदर्भ में आपने बताया कि यह सारे देखो स्टेप जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमारी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती पहुंचा रहे थे। तो आपने बताया फिर इस संदर्भ में सरकार प्रयास क्या कर रही है। प्रयास के स्तर पर हमारे दिमाग में आएगा सबसे पहले विधायी स्तर पर, तो आईटी एक्ट हमारा जो है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, या साइबर सिक्योरिटी के संबंध में जब साइबर अपराध पढ़ा था, तो वहां पर जो हमने समाधान खोजे थे कि कैसे इससे निपटा जाए इस समस्या से, तो उनको भी हम शामिल यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे विधायी स्तर पर आपने बताया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को हम बता देंगे, रेफरेंस देंगे। संस्थागत स्तर पर जब सोचना शुरू करोगे तो सर्टिन है ना, कंप्यूटर जो इमरजेंसी रिस्पांस जो देती है टीम, उसके बारे में बताना है। और खुफिया तंत्र संबंधी इकाई के बारे में बता देना है, जितनी खुफिया तंत्र संबंधी इकाइयां हैं, ये सब संस्थागत स्तर पर हमारे उपाय हैं।
नीतिगत स्तर पर जब भी बताना है तो उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया विनिमय नीति के बारे में बताना है। इस नीति के तहत बहुत सारे अभी कदम उठाए गए वर्तमान समस्याओं को देखते हुए। जैसे बताया गया, बोला गया कि वर्दी वगैरह में अब आपको रील्स बनाने की जरूरत नहीं है, रील बनाओगे कार्रवाई हो जाएगी। और डिजिटल पेट्रोलिंग बहुत जरूरी है। पेट्रोलिंग मतलब जो पुलिस करती है पेट्रोलिंग, इसी आधार पर डिजिटल पेट्रोलिंग भी होगी कि कोई देखो फेक न्यूज तो नहीं फैला रहा है, कोई प्रोपेगेंडा के तहत कोई न्यूज तो नहीं फैला रहा है, कोई आपराधिक गतिविधियों को तो नहीं संरक्षित कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी डिजिटल पेट्रोलिंग के तहत आएंगी, है ना, ऑनलाइन पेट्रोलिंग जिसे समझ लो आप। फिर जागरूकता अभियान, जैसे साइबर सुरक्षित भारत अभियान चलाया जा रहा है, तो ये जागरूकता अभियान के स्तर पर आपको एग्जाम्पल देते हुए चीजें बतानी है, केवल सतही तरीके से आपको केवल पॉइंट्स बताते हुए आगे नहीं निकल जाना है। फिर सुरक्षा बुनियादी जितना ढांचा है उसको आधुनिक करने की जरूरत है। इस आधार पर सारे प्रयास आपको बताते हुए अपने आंसर को खत्म करना है और एक कंक्लूड करते हुए अपना आंसर यहाँ पर अंत करना चाहिए। अब कंक्लूजन के स्तर पर कुछ बहुत बड़ा कंक्लूजन दे देते हैं भाई, बहुत बड़ा कंक्लूजन नहीं, 20 से 25 शब्दों में, बहुत सटीक शब्दों में कोशिश किया करो कि कंक्लूजन को खत्म करो। जैसे यहाँ चलो देखो, जैसे कंक्लूजन जो बनाया गया है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में पीछे हमने पूरा लिखा है, उसी को कंक्लूड करते हुए हमें अंत करना है अपना आंसर। तो बताया कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जो प्रयोग है वो सृजनात्मक कारणों से, सृजनात्मक या रचनात्मक, है ना, इन कारणों से आपका होना चाहिए, सही ढंग से होगा, तभी क्या होगा, यह हमारे लिए प्रतिगामी ना होकर के मानवता व समाज के लिए प्रगतिशील हो सकती हैं। देखो कितना बढ़िया इंट्रो है, और बहुत कम शब्दों में सटीक भाषा में आपने यह बता दिया कि भाई सोशल मीडिया का जो प्रयोग है, जिस संदर्भ में हम लाए थे ना, और उसी संदर्भ में उसका ऑब्जेक्टिव कब पूरा होगा, जब यह रचनात्मक और सृजनात्मक कारणों से सही ढंग से प्रयोग किया जाएगा। इसका क्रिएटिव जिसे आप बोलते हो, क्रिएटिव तरीके से इसका प्रयोग होना चाहिए। तो यह बताते हुए आपने अपने आंसर को कंक्लूड किया, और देखो कितना अच्छा आंसर हो जाएगा आपका फिर, और नंबर अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, है ना, जब आपने डिमांड को ही फुलफिल किया और इंट्रो और कंक्लूजन के स्तर पर जो डिमांड होती है किसी भी आंसर को लिखने की, वह फुलफिल कर दी, तो फिर आपके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं रहेगी, बहुत आराम से आप क्या करोगे, अपने आंसर को लिख पाओगे। और ये पॉइंट्स जो जनरेट करने का फ्रेमवर्क होता है, यह इनसाइट अब डेवलप हो गया होगा। अब आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मेरे हिसाब से कोई प्रश्न आएगा आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर यहाँ वीडियो को खत्म करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग बताना कि भाई ये जो टॉपिक का डर था इंटरनल सिक्योरिटी का और हिस्ट्री का, हमने पीछे कंप्लीट कर लिया है, यह डर पेपर 5 में आपका खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब हम पॉलिटी और गवर्नेंस, ये एक मेजर टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। डेली इसका भी क्वेश्चन एक हम टेलीग्राम चैनल पर उसका अभ्यास किया करेंगे, और यहाँ टॉपिक को डिसाइड करेंगे पहले और उसे डिस्कस कर लिया करेंगे, ताकि आपको लिखने में भी आसानी ना रहे, एक आपका इंसाइट डेवलप हो जाए यहाँ से टॉपिक से संबंधित, और आप अपने पॉइंट्स और यहाँ से कुछ मिले हुए पॉइंट्स उनको शामिल करते हुए बढ़िया आंसर लिख पाओ। यही ऑब्जेक्टिव है इसका, ताकि आप सीख पाओ किसी भी टॉपिक पर आपको सोचना किस तरीके से, फिर आपको लिखना किस तरीके से होता है। कुछ इधर उधर की चीजें बातें लिखने के बजाय आप यदि अपनी डिमांड पर ही अगर स्टिक रहते हो तो आप आंसर बहुत अच्छा लिख ले जाओगे, ठीक। तो आप बार बार टॉपिक को लेकिन पढ़ना जरूर है, रिवीजन के बाद ही आप लिखा करिए। सीधे लिखने बैठोगे तो क्या है, आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, उससे मजा नहीं आएगा फिर। चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं, धन्यवाद।